hello everyone, welcome back to my YouTube channel and you are watching Ayushi Academy. If you are new to my channel then I request you do subscribe my channel and do like the video. So आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की, द पॉलिटिकल एंड कल्चरल लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट. पार्ट 1 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आपको पार्ट 1 देखोगे देन ओनली यू विल गेट अ बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट वी आर डिस्कसिंग. जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो आपको यूट्यूब पे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, उसकी स्टोरी क्या थी, उसकी तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन तो ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा कम वीडियोस है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि लेगेसी का मतलब क्या होता है कि हमने कोई चीज कहाँ से ली तो उसे हम लेगेसी कहते हैं. तो लेगेसी दो तरीके की है, एक पॉलिटिकल लेगेसी है और एक कल्चरल लेगेसी है. यानी कि फ्रांस की पॉलिटिक्स से हमने क्या अपनी लाइफ में लिया उसे हम पॉलिटिकल लेगेसी कहते हैं और जो हमने उनके कल्चर से लिया उसे हम कल्चरल लेगेसी कहते हैं. सो पहला जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो हम कह रहे हैं कि हमने फ्रांस की पॉलिटिक्स से आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को लिया. तो इन चीजों को अब हम ग्रेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो इन फ्रांस these ideas became the defining concepts that had impact not only upon the Western civilization but also worked their way into the history of 19th and 20th century Europe, America and Asia. तो ऐसा नहीं है कि फ्रांस का जो रेवोल्यूशन का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो आपको सिर्फ यूरोप में ही देखने को मिला. वो आपका एशिया में, अफ्रीका में, हर जगह पर यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ द French Revolution. So there are 3 terms. One by one we will understand all of these. So what do we mean by the term liberty? Liberty से हम क्या समझते हैं? Liberty means a sort of freedom. So let's see कि liberty का मतलब क्या है. By liberty, the revolutionaries meant the right to act within the world with the responsibility to no one but oneself. यानी कि लिबर्टी का एक ऐसा मतलब होता है कि आपकी किसी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ है. दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ टर्म लिबर्टी. द रेवोल्यूशन फाउंड अ पोटेंट न्यू ट्रेडिशन ऑफ लिबर्टी. ये जो रेवोल्यूशन था इसने एक नया ट्रेडिशन ऑफ लिबर्टी को फाउंड किया. द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, stated that the ideas of liberty and equality and efforts were made to embody them in a new regime to form the chief theme of the French politics in the 19th century. So what are they talking about? They are talking कि जो declaration of rights आया था of man उसके अंदर liberty और equality जैसे ideals की बात की गई थी and this has been very important. Now Robespierre, one of the prominent scholars of that time, had argued that French Revolution was the first revolution to be based on the theory of the rights of humanity. So when we talk about humanity, humanity means human welfare. जब हम human welfare की बात करते हैं तो जो revolution के जो ideas थे वो सबसे पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ही आए थे. The truth, however, was that Frenchmen found considerable difficulty in reaching a consensus regarding the definition of the rights. तो फ्रेंचमैन को एकदम क्लियर आइडिया तो नहीं था कि क्या राइट्स होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, बट धीरे धीरे उनका एक माइंडसेट हुआ. So closely associated with the notion of liberty is the idea of equality. लिबर्टी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियल है, that is the idea of equality, that everyone is equal under the law. The revolutionary and the Napoleonic regimes established the principle of equal liability to taxation. तो मतलब एक ऐसा वो किया गया जिसमें बोला गया कि सबको equal taxes पे करने हैं.
They provided greater degree of economic opportunity for the third estate by various means, by removing monopolistic rights, abolition of social privileges, by breaking up large land holdings of the nobles and clergy, and opened up administrative posts to merit. तो हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी और आपका जो थर्ड एस्टेट होता है जिसमें बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स और पेजेंट्स आते हैं. तो क्या हुआ, अर्लियर द थर्ड एस्टेट was supposed to pay all the taxes, but nowadays what was happening was there was a sudden change. अब वो sudden change क्या था कि बोला गया कि इक्वालिटी आनी चाहिए. तो इक्वालिटी कैसे आएगी, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, कि टैक्सेस ऐसा ना हो कि सिर्फ थर्ड एस्टेट ही टैक्सेस को फिल कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को भी टैक्सेस को पे करना चाहिए, राइट. So this has been a very very important change which happened at that point of time. They provided they provided monopolistic rights, abolition of social privileges, कि भाई क्लर्जी को और नोबिलिटी को जो एक्स्ट्रा जो प्रिविलेज मिलते थे, सोशल प्रिविलेजेस, तो वो नहीं मिलने चाहिए. So the revolutionary regime promoted fraternity. अब इन्होंने इक्वालिटी को भी प्रमोट किया, साइमल्टेनियसली दे वर प्रोमोटिंग फ्रेटर्निटी. व्हाट डू वी रियली अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, कि भाईचारा की फीलिंग है. इन द लीगल सेंस as well by making all the so the continuing chain of revolutions which spread from Spain to Naples and Sicily, Piedmont and finally to France. So basically a chain of revolution started और हर जगह पर ये ideals of liberty, equality and fraternity was spreading up. So clearly shows an unending appeal to the ideas of liberty, equality and fraternity. So the ideals of liberty, equality and fraternity are the political legacy of the French Revolution. तो पहला पॉइंट हमारा जो क्लैरिफाई हमें हुआ है वो ये हुआ है कि पॉलिटिकल लेगेसी में आपका आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकन स्टेट. जो कॉन्सेप्ट है रिपब्लिकन स्टेट का उसको डिस्कस करते हैं. द पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकन स्टेट. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी रियली मीन बाय द टर्म रिपब्लिक. हम रिपब्लिक से क्या समझते हैं? सो रिपब्लिक मीन्स where there is no hereditary rule, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कोई भी हेरिडिटरी रूल नहीं होगा. तो ये जो आइडियल है रिपब्लिकन स्टेट का, ये भी कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं हम? वी कैन ट्रेस इट बैक फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. द आइडिया ऑफ रिपब्लिकन स्टेट was not the product of the French Revolution, as there existed many republican states in the ancient world in Greece, Rome and in India. So basically हम ये नहीं कह रहे कि आज से पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले रिपब्लिकन स्टेट का आइडियल था ही नहीं. देयर वाज द आइडियल ऑफ रिपब्लिकन स्टेट, जैसे ग्रीस में, रोम में, और हम इंडिया में भी देख सकते हैं कि रिपब्लिकन स्टेट का आइडियल था. बट द फ्रेंच रिपब्लिक was based on a modern ideological platform. ये एक modern ideological platform पर based है. It was created with the support of liberal constitution and popular base. ये liberal constitution और popular base के साथ में हुआ. The word republic has become inseparable from the revolution with 2 high points. तो अब हम कह रहे हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है और जो रिपब्लिकन स्टेट है वो आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्टिव है. तो हाउ इट इज कनेक्टेड, इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले उनको डिस्कस करते हैं. द ईयर 1789 व्हेन द सोवरेनिटी ऑफ द मोनार्क वाज रिप्लेस्ड बाय द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन. तो आप देख रहे हैं कि मोनार्की की सोवरेनिटी से देयर वाज अ सडन शिफ्ट टुवर्ड्स द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन. And the 1792 when the monarch was disposed and the liberal republic was established. तो एक ऐसा टाइम आया जब मोनार्की डिस्पोज्ड ऑफ हो गई और लिबरल रिपब्लिक गॉट एस्टैब्लिश्ड. सो इंटरेस्टिंगली in the French tradition the word republic has retained a powerful emotional importance.
रिपब्लिक का एक बहुत ही पावरफुल इमोशनल इम्पोर्टेंस है इस वर्ड का, बिकॉज पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टू द वर्ड, क्योंकि अब उन्हें पता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। एक मोनार्की सिस्टम को एंड करते हुए एक सोवरेनिटी ऑफ नेशन की बात की गई सबसे पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। has retained a powerful emotional importance even though its institutional structures remained weak. उसका institutional structure जरूर weak रहा, but उसका word का अपने आप में बहुत ज़्यादा importance है। Modern politics can be said to have begun in the revolutionary decade, giving birth to terms like right and left. जैसे हम बोलते हैं right wing politics या left wing politics, तो ये कैसे words, ये जो ये वाले वर्ड्स है, these also emerged in the French Revolution. The French Revolution had divided the people between liberals and conservatives. तो दो तरीके के लोगों को डिवाइड किया गया, एक थे लिबरल्स और एक आपके कंजर्वेटिव्स। The liberals generally moved towards republicanism with white suffrage. So they were of the opinion कि सबके पास में वोटिंग राइट्स होने चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, कि भाई जो स्टेट का जो हेड बनेगा दैट शुड बी इलेक्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्शंस होंगे, और उसके बेसिस पर ही आपका जो मेन हेड ऑफ द स्टेट है दैट वुड बी इलेक्टेड। द कंजर्वेटिव्स रेजिस्टेड चेंज एंड लेड स्ट्रेस ऑन डिसिप्लिन, ड्यूटीज एंड सोशल हायरार्की। इन्होंने डिसिप्लिन, सोशल हायरार्की पे फोकस किया, किसने? कंजर्वेटिव्स ने। द फ्रेंच एक्सपोर्टेड द आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म अगेंस्ट द इंग्लिश प्रेफरेंस फॉर मोनार्की एंड कंजर्वेटिज्म। द रिपब्लिक इन फ्रांस इज नाउ फर्मली एस्टैब्लिश्ड। तो कह रहे हैं कि फ्रेंच लोग ही वो लोग थे जिन्होंने रिपब्लिकनिज्म के आइडिया को इवन इंग्लैंड में भी, पूरे इंग्लिश लोगों में भी स्प्रेड किया, and republic in France is now firmly established. According to C.A. Bailey, C.A. Bailey एक prominent historian है, ये कहते हैं कि forced ruling groups to reconstitute the ideological platforms of the state and partially to modernize it. They drew from a variety of sources, especially the Enlightenment. It was this shift in the basis and structure of the traditional state that led to popularity of new principles like republicanism and liberalism. तो कह रहे हैं ये जो शिफ्ट हुआ ना स्ट्रक्चर में, कि मोनार्की को छोड़कर पीपल वर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म, रिपब्लिकनिज्म, कि हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होना चाहिए। सो वी कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकन स्टेट is the political legacy of the French Revolution. So here we have covered 2 points. पहले point में हमने बात करी ideas of liberty, equality and fraternity की, कि liberty, equality and fraternity हमें French Revolution से मिला। Second जो important चीज है, जो concept है आपका Republican state का, वो भी हमें कहाँ से मिला? French Revolution से मिला। Coming on to the third very important point, that is the modern views on representation. Political legacy of the French Revolution is transformation in the concept of representation. अब आज की डेट में हम जिससे बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन की, कि हमारे लिए एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होना चाहिए, जैसे MP, MLAs हमारे इंडिया में जिस तरीके से खड़े होते हैं, तो उस तरीके से मतलब हमारे पास में एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ रेवोल्यूशन विच लेड टू दिस प्रोमिनेंट चेंज। उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। सो रॉबेस्पियर, वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कॉलर्स ऑफ द फ्रांस, तो इन्होंने बोला रॉबेस्पियर बिलीव दैट द सोवरेन पीपल वंस देयर इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश्ड वुड डू फॉर देमसेल्व्स ऑल दैट दे कैन डू वेल एंड देयर डेलीगेट्स वुड कैरी आउट व्हाट द पीपल कुड नॉट डू। तो रॉबेस्पियर ये बोलते थे कि लोग तो काम करेंगे, लेकिन लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल वे में कौन काम करेंगे? उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। सो द सपोर्टर्स ऑफ रोस्यू हाउएवर फेस्ड प्रॉब्लम। तो देखो
रॉबेस्पियर ने ये बोला कि रिप्रेजेंटेटिव होना इम्पोर्टेंट है, अगर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तभी वो हमारे लिए ठीक वे में काम कर पाएंगे. सो the supporters of Rousseau, however, faced problem because of social contracts, stated that a people which give itself representatives is no longer free. उन्होंने बोला कि जिन्होंने representatives बना लिए वहाँ के लोग अभी तक फ्री नहीं रहेंगे. Citing the English practice, Rousseau argued that the English people were free only at election time. उन्होंने बोला कि जो Englishmen हैं वो सिर्फ election time पर ही free है. In fact, the social contract of Rousseau offered an abstract antithesis of the political and the social order of the ancient regime. तो ancient regime में उन्होंने एकदम social and political contract के लिए उन्होंने abstract antithesis दिया. The corporate society of orders and estate was rejected in this work and was to be replaced by a society based on equality of individuals bound by the common status of citizenship. So they were saying कि भाई citizenship important है, लोगों के हाथ में ही पावर होनी चाहिए, representatives के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये वाला व्यू पॉइंट आपके रॉस्यू का है. To achieve the freedom of the citizens, Rousseau transferred sovereignty from the monarch to the body of citizens. कि monarch से sovereignty लेकर citizens तक को sovereignty दे दी. As a whole, it is not the individual's will but the general will of the whole body of citizens that prevails. तो बेसिकली एक इंडिविजुअल की इच्छा से, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव की मर्जी से नहीं होना चाहिए, पूरे जनरल विल की मर्जी से डिसीजंस होने चाहिए. द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रोस्यू देयरफॉर ऑफर्ड अ डेफिनेट रेप्यूडिएशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन एज इनकम्पैटिबल विद द स्पिरिट ऑफ जनरल विल. तो जो आपके रोस्यू हैं उन्होंने जनरल विल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी. द सपोर्टर्स ऑफ द रेवोल्यूशन फेल्ट दैट for a large state like France, Rousseau principles had to be modified. तो रेवोल्यूशन के टाइम पर उनको लगा कि जो रॉस्यू के प्रिंसिपल्स हैं कि भाई इतनी बड़ी स्टेट है उसमें अगर रिप्रेजेंटेटिव्स ना हो, इवन पीपल विल गो फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन, तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम है भी नहीं कि वो हर डिसीजन के लिए खुद जाएं. So that is not possible. So another very prominent scholar, that is Sayes, one of the most important leaders of the liberal revolution, concluded that the people can neither speak nor act except through their representatives. Sayes' view of representation met with the opposition from the left. इन्होंने बोला, Sayes ने बोला कि रिप्रेजेंटेटिव्स होना इम्पोर्टेंट है. अगर रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं होंगे तो इतनी लार्ज पॉपुलेशन के व्यू पॉइंट को कैसे आप एक्सप्रेस कर पाओगे. सो द थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन अ मॉडर्न कंटेंट थ्रू द पॉलिटिकल डिबेट्स ऑफ 1788 and 1789. It was reworked and changed from some of its earlier meanings when the deputies revolted against the old order based on the traditional force of representation and justified their action by an appeal to the principles of general will. तो सेज ने एक बहुत अच्छी बात बोली. इन्होंने बोला कि भाई रिप्रेजेंटेटिव्स भी होने चाहिए, बट उन रिप्रेजेंटेटिव्स को जनरल विल को, जो लोगों की, आम लोगों की जो विल है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए. तो इससे रिप्रेजेंटेटिव्स भी रह जाएंगे और लोगों की विल भी रह जाएगी. Sayes provided solution to some of the thorny problems raised in the political debates. He legitimized the revolution of the deputies in the name of national sovereignty, and this led to the effective transformation of the Estates General into a national assembly. तो ऐसा हुआ कि एक इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एस्टेट जनरल का नेशनल असेंबली में. देयर वाज अ फ्यूजन ऑफ द आइडिया ऑफ जनरल विल with the concept of representation achieved in the course of constitutional debates. So basically क्या हुआ कि एक idea of representation मिला that took place over the formation of Declaration of the Rights of Man and Citizen. The French Revolution brought a fundamental transformation in the concept of
रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट में एक फंडामेंटल चेंज आया, thereby contributing to the vibrant form of democracy. As we can see in today's democracy also we have representatives, और representatives ही हमारी जनरल विल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये बताते हैं कि आम लोगों का क्या ओपिनियन है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये वाला जो आइडियल है जो कि हमारे वाइब्रेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्रेस करता है, ये वाले सारे आइडियल्स हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिए हैं। द ट्रेडिशनल परसेप्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैड located unity and identity in the person of an absolute monarch. तो पहले टाइम में ऐसा माना जाता था कि मोनार्क है और मोनार्क के अकॉर्डिंग ही सारे रिप्रेजेंटेशन और डिसीजंस होने चाहिए। बट रोस्यू had suggested that it could be found only in the body of citizens. रोस्यू ने बोला कि सिर्फ सिटीजन्स ही ये चेंज को लेकर आ सकते हैं। एंड टेकन एज अ होल for says a complex modern society could achieve unity only in the National Assembly. तो सिर्फ नेशनल असेंबली में ही ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को यूनिटी अचीव हो सकती है। Yet it provided an ideological foundation for the modern concept of representative government. तो हमारा जो representative government का जो concept है, it can be traced back from the legacy of the French Revolution, an ideal that influenced so many liberals of the 19th century. तो 19th century के scholars को ये वाला ideal liberals को ये बहुत ज़्यादा influence किया। So the political legacy of the French Revolution is the transformation in the concept of representation. जो representation का concept है ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कब हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, thereby contributing to the vibrant form of डेमोक्रेसी। इन्होंने डेमोक्रेसी की तरफ कंट्रीब्यूट किया। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज योर पॉइंट नंबर 3, दैट इज द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी। अब ये एक बोला जाता है कि रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी, की रेवोल्यूशन हुआ तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई एक कॉन्स्पिरेसी हुई होगी। द पोलराइजेशन of Europe's politics into the left and right also encouraged the new ideas of revolution. कह रहे हैं ये जो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है और जो राइट विंग पॉलिटिक्स है ये आपका रेवोल्यूशन की वजह से हुआ है, which led to radical upheavals and subversion of such basic social institution as family and property. फैमिली और प्रॉपर्टी जैसे इंस्टीट्यूशंस का सबवर्जन हुआ और हमें ये पता चला कि कॉन्स्पिरेसी के थ्रू ही रेवोल्यूशन हुआ। सो बाय द 19th century, revolution had become a universal force and ideological form of politics that first influenced Europe and then the world. This resulted in the construction of a conspiracy theory on the origins of revolution. ऐसा माना गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक कॉन्स्पिरेसी यानी कि एक साजिश की वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। और ये आज की डेट में भी माना जाता है कि जितने भी रेवोल्यूशन होते हैं उसके पीछे किसी ना किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी होती है। तो ये वाली सारी आइडियल्स हमें कहाँ से मिले? फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले। सो द रेवोल्यूशन बिगैन टू बी सीन बाय मेनी लाइक एडमंड बर्ग, ये एक प्रोमिनेंट स्कॉलर है। तो हमारे बर्ग कहते हैं एज अ कॉन्स्पिरेसी बाय एन एक्टिव माइनॉरिटी, की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है एक एक्टिव माइनॉरिटी ने एक कॉन्स्पिरेसी की थी, who were fed by the teaching of philosophers and had all veneration for ancient institution and demanded a new deal. ये लोग चाहते थे कि जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें चेंज आए और एक नया बदलाव आए। So many feared the outbreak of revolution. There were so many people who used to fear कि अगर revolution आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मोनार्की से ही लोग इतने परेशान थे तो उन्होंने सोचा अगर revolution आ जाएगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा in other parts of Europe, and this gave birth to the theory of conspiracy which haunted many governments and conservative leaders. तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ लोगों के लिए ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का इम्पैक्ट उन्होंने देखा। इवन जो गवर्नमेंट थी और जो आपके कंजर्वेटिव लीडर्स थे वो लोग भी क्या हो रहे थे, डर जाते थे कि किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी उनके अगेंस्ट ना हो जाए, किसी तरीके का रेवोल्यूशन फिर से ना आ जाए। तो इस तरीके के थॉट प्रोसेस चल रहा था।
The general impression persisted throughout the 19th century that the French Revolution was the outcome of conspiracy. कि conspiracy थी, इसकी वजह से ही French Revolution हुआ, for which contemporary groups like Freemasonry and men of revolutionary ideology were held responsible for overthrowing legitimate authorities. तो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी उन्हीं लोगों ने लेजिटिमेट अथॉरिटी को हटाया, यानी कि मोनार्की को हटाया. द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज प्रमोटेड एंड सस्टेन द लैंग्वेज ऑफ सिविल वॉर इन द पॉलिटिक्स. तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के थ्रू हमें पता चलता है कि एक सिविल वॉर आए आपके पॉलिटिक्स में. नो डाउट फ्री मैसनरी इन द फ्रांस वॉज पॉपुलर with the left-wing politicians, but they were seldom centers of conspiracy. तो कह रहे कि ऐसा नहीं था कि एकदम हम पूरा ही रीजन कह दे कि everything was dependent upon conspiracy, but there were other things as well which were working out, and so they only remained the platforms for political discussions. ये political discussions के platform रहे. The formation of international socialism in London in 1864, consisting of labor representatives and the social parties of some of the European nations, was seen by many in the context of the theory of conspiracy. इसे हम theory of conspiracy के थ्रू देख सकते हैं कि जो formation हुआ international socialism का in लंदन के अंदर ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये भी हम समझ सकते हैं कि थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी कोई ना कोई रही होगी तभी ये हुआ है. इंटरेस्टिंगली, interpreting the political events in terms of conspiracies is a tendency whose origin can be easily traced to the days of French Revolution. तो कह रहे हैं ये जो कॉन्स्पिरेसी की जो थ्योरी है ये हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के डेज से ही ट्रेस कर सकते हैं. वन ऑफ द political legacy of the French Revolution is the theory of revolutionary conspiracy. So I hope आपको आज की वीडियो में political legacy of the French Revolution समझ में आया होगा. For cultural legacy, I will be making another video. Although it is connected only, but हम another video में cultural legacy को discuss करेंगे. Thank you so much for watching the video. Stay tuned for the upcoming parts. And do like the channel if you like it, and subscribe the channel for such informative videos. Thank you so much. Have a great day.